चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सूक्ष्मदर्शी को। किसको पढ़ रहे थे बच्चों? सूक्ष्मदर्शी को। और सूक्ष्मदर्शी में हम लोग प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे ना, सूक्ष्मदर्शी। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसी टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो देखिए, प्रतिबिंब का बनना, एक बार फिर से, प्रतिबिंब का बनना। देखिए बच्चों, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें मैंने आप लोगों को फिगर से समझाया था। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन करना है तो बिना फिगर के डेरिवेशन होगा नहीं। सबसे पहले हमारे पास होता है बच्चे एक तो उत्तल लेंस, इसका नाम है मेरे बच्चे अभिदृश्यक लेंस। एंड यहाँ होता है एक और छोटा सा लेंस जिसे हम लोग कहते हैं नेत्रिका। ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखे थे, इसका नाम था AB, और मुख्य अक्ष के पहले प्रकाश की किरण समांतर जाती है और ये अपवर्तन के बाद अपने फोकस से जाती है। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ऐसे था, यहाँ ऑब्जेक्ट था AB, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के बाद ये अपने फोकस से जाती है। ठीक है, कहाँ से जाती है? फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करती है और यहाँ एक इमेज बनाती है A1 B1। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो इमेज बना हुआ है ये नेत्रिका के लिए एक वस्तु का काम करता है। अतः नेत्रिका इस वस्तु का एक और प्रतिबिंब बनाती है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के एक सिरे से मान लिया कि पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, तो ये कहाँ से जाएगी? अपने फोकस से। तो अपनी फोकस से चली जाती है। इस किरण को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जा करके किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम प्रकाशिक केंद्र से भेजते, कहाँ से भेजें? प्रकाशिक केंद्र से। तो हम लोग जानते हैं कि वो बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है। तो ये यहाँ से जाने वाली कि प्रकाश की किरण बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है। और अब अगर दूसरी प्रकाश की किरण को अब देखो, तो इस वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ कट हो रही हैं, लेकिन वो वास्तव में कट वो किरणें नहीं, वो सब आभासी चीजें हैं। जब इस लेंस से ये किरणें निकलने लगती है तो यही किरणें हैं जो लगती है कि हाँ यहाँ से निकल रही है, और उस वस्तु का एक बड़ा सा प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखाई देगा। यहाँ इसका नाम है A2। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से प्रतिबिंब बना था। और यहाँ जरा ध्यान देंगे कि हमने इस अभिदृश्यक O से इसकी दूरी को UO लिखा था, एंड इस अभिदृश्यक से अपने इमेज के डिस्टेंस को VO लिखा था, एंड अपने नेत्रिका से इस डिस्टेंस को हमने UE लिखा था। आई बात समझ में? एंड ये सामान्यतः D से शो होता है, लेकिन D से हमेशा शो नहीं होगा। D से तब शो होता है जब ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यानी 25 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द बने। ठीक है, तो प्रतिबिंब जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इसी कंडीशन में बनता है। अब इसके बाद डेरिवेशन देखते हैं इसका, कि ये जो आपका सूक्ष्मदर्शी है इसकी आवर्धन क्षमता क्या और कैसे होती है। देखिए इसकी आवर्धन क्षमता, आपको मैंने आवर्धन क्षमता के लिए बताया था कि भाई हमारा जो प्रतिबिंब है, जब उपकरण से देखो उस प्रतिबिंब को, तब वो जो नेत्र पर दर्शन कोण बनाता है उस दर्शन कोण को लेना है, और उसी वस्तु को बिना उपकरण की सहायता से आप उस वस्तु को देखें, तब वो जो हमारे नेत्र पे दर्शन कोण बनाता है उसको लेना है। दोनों का रेशियो निकालिए, वही रेशियो आवर्धन क्षमता कहलाता है। यहाँ मेरे बच्चे दो बार प्रतिबिंब बन रहा है। हमको फाइनली रूप में दिखाई कौन देता है? हमारी आंखें यहाँ होती है, दिखाई हमको ये वाली किरणें देती है। आई बात समझ में?
हाँ यह जो लेंस से निकल रही है ना, यही लगता है हमको कि ये वहां से चल करके आ रही है, तो ये वाला जो इमेज होता है एक्चुअल में यहाँ दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में? तो फाइनल तौर पे हमको दिखाई कौन सी किरणें दे रही है, प्रतिबिंब दे रही है A2 B2। आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो बबुआ आवर्धन क्षमता, मान लिया अंतिम प्रतिबिंब ने इस नेत्रिका पर बीटा दर्शन कोण बना दिया। कितना दर्शन कोण बना दिया? बीटा। देखो, और क्योंकि ये जो लेंस होता है ये नेत्र के एकदम करीब होता है, अतः यहाँ बने हुए कोण बीटा को हम कहाँ मान सकते हैं? आंख पर मान सकते हैं। जब हम इस उपकरण का प्रयोग कर करके इस वस्तु को देखते हैं तो ऐसे परिस्थिति में ये जो लेंस होता है आंख के एकदम करीब होता है, और अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 अगर इस नेत्रिका पर कोण बीटा बना रही है तो यही कोण बीटा हम कहाँ मान सकते हैं? नेत्र पर मान सकते हैं। कहाँ मान सकते हैं बच्चों? नेत्र पर मान सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब जरा देखो, आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और मान लिया कितना बन गया मेरे बच्चे? बीटा बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, लेकिन एक शर्त है, दर्शन कोण, और वो कोण मैं मान लेता हूँ अल्फा मान लेता हूँ। शर्त ये है मेरे बच्चे कि यह वस्तु, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। भाई सूक्ष्मदर्शी वाली जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको आप सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखोगे, वो सारी वस्तुएं बहुत छोटी छोटी होगी ना, और वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो सारे ऑब्जेक्ट नेत्र के एकदम पास होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, उन्हीं को आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। तो उस वस्तु को, मान लिया ये मेरा वस्तु है AB, और इसको मैं अपने नग्न आंखों से देख रहा हूँ। किसी सहायता से देख रहा हूँ? नग्न आंखों से देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तो ये हमारा वस्तु AB, और ये कितने डिस्टेंस पे वस्तु है? D दूरी। D क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मान लिया यहाँ पे कितना कोण ये दे रहा है? अल्फा। वस्तु को यहाँ मैंने बिना किसी उपकरण की मदद से देखा है, तो ये वस्तु ने नेत्र पर कितना कोण बना दिया मेरे बच्चे? अल्फा कोण बना दिया। आई बात समझ में? और ये कितनी दूरी पर रखा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कैपिटल D पर रखा है। और अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा नेत्रिका पर कितना दर्शन कोण बन रहा है? बीटा बन रहा है। ठीक है, इस बीटा को हम नेत्र पर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि नेत्रिका और नेत्र एकदम आसपास होते हैं। आई बात समझ में? अब आवर्धन क्षमता यम बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? बीटा बटे अल्फा। कोई दिक्कत? अब हमें बच्चे अल्फा और बीटा का मान निकालना है। अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए, अच्छा एक चीज यहाँ और ध्यान देंगे मेरे बच्चे, ये ई है, ई मानी नेत्रिका, मैंने बताया था आपको ना। चलो, यहाँ आपको एक त्रिभुज दिख रहा है छोटा सा, मैं यहाँ साइड में बाहर कर देता हूँ। देखो फ्रेम में आ रहा है क्या? आ रहा है? ठीक है, ये B1 है, ये A1 है, ये E है, और ये अल्फा है कि नहीं? बीटा। सॉरी, बीटा है कि नहीं है? अब उस त्रिभुज में, अच्छा आप कहोगे सर जी ये बीटा का एंगल तो A2 B2 ने बनाया था, तो आप उस छोटे वाले त्रिभुज को लेकर के क्यों सॉल्व कर रहे हैं? बड़े वाले त्रिभुज को लेकर के सॉल्व करिए। देखिए मेरे बच्चे, वहां पे जो त्रिभुज बना ना, उसका मामला एक्चुअल में ऐसा है, ये है B2 A2 और ये E है, यही कोण आपका बीटा था। लेकिन मेरे बच्चे यहीं पे एक और त्रिभुज बन रहा है B1 A1, और दोनों ही त्रिभुज जो है ये मेरे बच्चे समकोण है। दोनों ही त्रिभुज क्या है? अगर मैं इस एंगल का मान निकालूंगा तो उस एंगल का मान छोटे त्रिभुज के लिए या बड़े त्रिभुज के लिए अलग नहीं आएगा। आई बात समझ में? दोनों त्रिभुजों के लिए ये जो बीटा का एंगल आएगा वो एकदम बराबर आएगा, समान आएगा। तो इस वजह से मेरे बच्चे, चाहे मैं छोटे त्रिभुज को लेकर के सॉल्व कर दूं, चाहे मैं बड़े त्रिभुज को लेकर के सॉल्व कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे त्रिभुज को लेकर के सॉल्व करने में सुलभता है, आराम से आपको बीटा का मान निकल जाएगा। देखो, अच्छा अल्फा बीटा के मान बहुत छोटे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को आप देख रहे हैं वो वस्तु ऑलरेडी इतनी ज्यादा सूक्ष्म है जिसका हद हिसाब नहीं है। अब ऐसे परिस्थिति में हम लिख सकते हैं tan बीटा बराबर बीटा, लिख सकते हैं, एंड tan बीटा बराबर अभिलंब बटे आधार। तो अभिलंब यहाँ कौन है मेरे बच्चे? A1 B1। आधार यहाँ पे क्या है? हाँ, A1 से E तक, ये तो आधार है, यही आधार है भाई। अरे ये कर्ण है, आधार ये है। आई बात समझ में? चलो, तो यानी बीटा का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया।
इस वाले त्रिभुज से थोड़ा सा अल्फा का मान निकाल दो, तो tan अल्फा बराबर अल्फा लिख सकते हो। मैं जानबूझ करके tan ले रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि हम ऐसी कोई त्रिकोणमितीय राशि नहीं चुनेंगे जिसमें ये कर्ण आ जाए, क्योंकि कर्ण का डाटा नहीं है हमारे पास। हम कहीं कर्ण की दूरी नहीं जान रहे, कर्ण की लंबाई हम न इस त्रिभुज में जान रहे, न उस त्रिभुज में जान रहे। हम ये देखो ए से E1 जानने की नहीं जान रहे, यही है। हम इसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई का रेशियो जो जानते हैं आवर्धन होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारा फंसा देगा कर्ण। इसी वजह से मैं tan लेकर के चल रहा हूँ कि कर्ण जैसी राशियां हमको यार फंसाए नहीं। अरे बात समझ में? तो tan अल्फा बराबर अल्फा, एंड ये वस्तु की लंबाई कितनी हो गई? AB। इसके लिए अभिलंब वही तो है, और आधार कितना है? इसको अगर मैं एक बिंदु मान लेता हूँ P, A से P ही तो आधार है, AP यही तो आधार है भाई। और अब जरा देखो ध्यान से, अतः m इज इक्वल टू बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं? A1 B1 बटे A1 E, एंड अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं? AB बटा AB रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अब इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। ये हो जाएगा A1 B1 गुणे AP, कोई दिक्कत? बटे AB गुणे A1 E, कोई दिक्कत होगा जी? और एक बात बताओ, A1 B1 क्या है? प्रतिबिंब। इसके लिए अभिदृश्य के लिए, अभिदृश्य के लिए A1 B1 क्या है? और AB क्या है? वस्तु। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए वस्तु कौन है? उसके लिए प्रतिबिंब कौन है? क्या यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का रेशियो नहीं दिख रहा है? और क्या वो आवर्धन नहीं होता है? और अगर वो आवर्धन है तो क्या आवर्धन बराबर m इज इक्वल टू, आपने b बटे u नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? A1 B1 क्या है? इमेज की लंबाई है। AB क्या है? वस्तु की लंबाई है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे A1 B1 बटे AB इज इक्वल टू, यहाँ हमको दिखाई देगा मेरे बच्चे V बटे U, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। तो इसको जरा इस चिन्ह के हिसाब से लिख लें हम लोग। देखिए, उपरोक्त समीकरण में मान चिन्ह सहित रख लेते, चिन्ह सहित रख लेते। चलिए, चिन्ह के साथ हम थोड़ा सा मान रखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, ये A1 B1 बटे AB लिखा है और ये अभिदृश्य के लिए आवर्धन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। चलो देखो ध्यान से समझना, m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात किसके बराबर होता है? b बटे u के। चलो ध्यान देंगे तो मेरे बच्चे, इसके लिए आप v के स्थान पे क्या रखोगे? VO क्या रखोगे? बटे आप u के स्थान पे क्या रखोगे? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए, a से p की दूरी हम बात कर लेते हैं। a से p की दूरी यहाँ देखो कितनी है? d है, तो यहाँ d उठा करके रखो। a से p की दूरी को क्या लिखेंगे? d। a से p प्लस में कि माइनस में? माइनस में। वो क्यों भला? आपको डिस्टेंस आंख से नापना है और वस्तु सामने है। अगर मुझे वहां से यहाँ से ये डिस्टेंस नापना, तो जाहिर सी बात है हमको तब दिखाई दे रहा है जब किरण वहां से यहाँ आ रही है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये डिस्टेंस प्रकाश की किरण के चलने के विपरीत नापा जा रहा है, तो इसको ऋणात्मक रखा गया है। और उसके बाद a से E1 की डिस्टेंस हमें बची, a से सॉरी हाँ E से A1, E से A1 को प्लस की माइनस माइनस u हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा माइनस VO बटे UO इंटू D बटे UE। कोई दिक्कत? ये मेरे बच्चे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र है। ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र है। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने के इस फॉर्मूले में कुल दो परिस्थितियां संभव है। पहली परिस्थिति ये संभव है कि हो सकता है कि हमारा ये जो अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 है, ये आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी के आसपास बने, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहला केस ये संभव है। या तो ये संभव है कि हमारा ये जो अंतिम प्रतिबिंब है ये अनंत पर कहीं बने। अब बात समझ में? और जब ये अनंत पर बनने लगेगा बहुत बड़ा बन जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ? जब सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमारा प्रतिबिंब दो जगहों पे बनेगा। सूक्ष्मदर्शी से अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कितनी जगहों पे बनेगा? दो जगहों पे। वो दो जगह कौन कौन सी है? पहली है कि अंतिम प्रतिबिंब यानी A2 B2 आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी के इर्द गिर्द बन जाए, इसका मतलब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाए। पहली बार प्रतिबिंब यहाँ बन सकता है, दूसरी बार हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बन सकता है। तो अब इन दो परिस्थितियों पर बात करते हैं लोग
किसी भी परिस्थिति में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र यही है मेरे बच्चों, ठीक है, हर एक स्थिति में। चलिए, लेकिन अब हम एक स्पेशल कंडीशन पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 कहाँ बन जाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाए, ठीक है। चलो, फिगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला यही है, आई बात समझ में, अलग नहीं है। अगर आपसे बोर्ड में पूछ लेता है कि संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करिए, तो आपको यहीं तक डेरिवेट करना, उसके आगे स्टेप में नहीं बढ़ना है, आई बात समझ में। आप 8 तक डेरिवेट करके छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, इसके आगे डेरिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे की स्टेप वाइज उसमें कह देता है कि नहीं, तब बताइए जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो आपको पूरा डेरिवेट करते हुए वहां पहुंचना है। नहीं कहा है फालतू का मुंडी फोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक डेरिवेट करके छोड़ देना है, ठीक है। अब चलो देख लो, हाँ ये डेरिवेट करते हुए तो वहां तक जाएंगे, ये करना पड़ेगा। चलिए देखिए ध्यान से समझिए, ये 5 नंबर का है, वो लॉन्ग में ही आएगा, छोटे में नहीं आता। चलो देखिए कहाँ तक आ रहे, नीचे से बताओ, यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ? ये लाइन आ रही है, मुख्य स्थिति, सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब यानी A2 B2 की मैं बात कर रहा हूं, 2 जगहों पे बनेंगे मेरे बच्चों। चलिए, फर्स्ट जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता। तो मेरे बच्चे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर हमारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए रचना यही है। आई बात समझ में, देखो मैंने अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 को नेत्र से D डिस्टेंस पर लिखा है, आई बात समझ में। तो ये जो इमेज बनाया जाता है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का है, आई बात समझ में। और अब हम इसी कंडीशन पर बात करने जा रहे हैं कि स्पेशल अगर केवल इसी परिस्थिति में हम आवर्धन क्षमता निकालने लगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं। फिलहाल ये तो हर एक परिस्थिति पर काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाद हम स्पेशल करने जा रहे हैं कि जब वो अंतिम प्रतिबिंब अपने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाने लगेगा तो होगा क्या, ध्यान देंगे मेरे बच्चे। हम जानते हैं ये चीज कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/f = 1/b - 1/u पढ़े। क्या अंतिम प्रतिबिंब अदृश्य बनाता है? A2 B2 वाला प्रतिबिंब किस लेंस ने बनाया है? नेत्रिका ने बनाया। तो जाहिर सी बात है हम इस परिस्थिति पर जब बात कर रहे हैं तो नेत्रिका को लेकर के बात करेंगे। अब जरा नेत्रिका को लेकर के देखिए आप लोग, नेत्रिका की फोकस दूरी लिखी जाएगी Fe से। नेत्रिका की फोकस दूरी मैंने कभी कल ही बताया था ना आप लोगों को कि जितने डाटा O के टर्म में है वो अभिदृश्य के, जितना डाटा E के टर्म में है वो नेत्रिका का है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे मेरे बच्चे। तो नेत्रिका के लिए जरा देखिए, नेत्रिका की फोकस दूरी पता करेंगे 1/Fe = 1/, ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब कितने डिस्टेंस पे है? D दूरी पर। प्लस की माइनस? माइनस में। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे डिस्टेंस यहाँ से उधर नापना, प्रकाश की किरण वहां से चल रही है। अरे समझ, अरे देखो यार ये किरण इधर तो चल रही है और आपको डिस्टेंस यहाँ से वो नापना है ना, तो माइनस। फिर फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस लगाया, ठीक। एंड U की जगह पर कितना रखेंगे मेरे बच्चे? UE। प्लस की माइनस, तो ये -1/UE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना लेट आ रहा है? चलो हो जाएगा, ठीक। ऐसे डेरिवेट किया गया आप लोगों ने। चलिए अब इसके बाद में बच्चे आपको यहाँ दिख रहा है D/UE ना, D/UE दिख रहा है, वहां D/UE लाओ। कैसे लाओगे? कि दोनों पक्षों में D से गुणा कर दो, गुणा करने पर, ठीक है।
सबसे पहले मैंने क्या किया मेरे बच्चे, नेत्रिका की फोकस दूरी मैंने निकाल दी। नेत्रिका की ही क्यों निकाली, क्योंकि मेरे बच्चे अंतिम प्रतिबिंब के बारे में मैं बात कर रहा हूं और अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बनाती है। आपका प्रथम प्रतिबिंब अभिदृश्यक बनाता है, प्रथम प्रतिबिंब अभिदृश्यक ने बनाया, उसका काम खत्म। अब वो जो अभिदृश्यक ने इमेज बनाया है A1 B1, वो नेत्रिका के लिए कर रहा है वस्तु का काम, और उस वस्तु का इमेज बन रहा है A2 B2, और वो बना रहा है नेत्रिका। अगर नेत्रिका से किरणें अपवर्तित ना हो तो वो प्रतिबिंब कैसे तुमको वहां दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। चलो देखो, से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा D बटे F, और यहाँ -1 आएगा क्योंकि गुणा करने पर ये भाग हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा D बटे UE। कोई दिक्कत, यहाँ D बटे UE, यहाँ भी मुझे D बटे UE चाहिए था, मेरा काम हो गया, इसको इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा D बटे UE इज इक्वल टू D बटे Fe प्लस 1। अरे इस माइनस से को इधर भेज दिया, माइनस से प्लस हो गया। अतः सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी मेरे बच्चे m इज इक्वल टू -VO बटे UO इंटू, ध्यान देना D बटे UE की जगह पे आप क्या रख सकते हो, हाँ 1 प्लस D बटे F। ये आपका फॉर्मूला है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। आई बात समझ में, ठीक है, ये तब आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र है। कोई दिक्कत, बात इतनी समझ में आ गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है और समझ लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम सेकंड स्टेप पर बात करने जा रहे हैं बच्चों। एंड सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे मुख्य स्थिति में कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखना बात कारक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब चल ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब, अब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर, अब की बार हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है, नेत्रिका। नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब कब बनाएगा, जब A1 B1 नेत्रिका के फोकस पर बनेगा। A1 B1 ही तो नेत्रिका का वस्तु है, और अगर A1 B1 आपके नेत्रिका के फोकस पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, नेत्रिका के फोकस पर बन रहा है, तो ही तो जा करके मेरे बच्चे वो अपने प्रतिबिंब को अनंत पर बनाएगा। साफ साफ इस बात को मैंने कह रखा है कि कोई लेंस हो, कोई दर्पण हो, जब तक उसके फोकस पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो प्रतिबिंब अनंत पर कभी नहीं बना सकता। हम अंतिम प्रतिबिंब को लेकर के बात कर रहे हैं। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बना रही है। नेत्रिका के लिए वस्तु है A1 B1 जो कि अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। आई बात समझ में। तो अब मेरे बच्चे, जब तक हमारा ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब नेत्रिका के फोकस पर A1 B1 पड़े। आई बात समझ में। चलो तो देखते हैं भैया, अभिदृश्यक है हमारा और ये हमारी नेत्रिका है। क्या है, नेत्रिका है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, ऑब्जेक्ट रखा है AB, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर। ये अपने फोकस से जाएगी यफो से दूसरी प्रकाश की किरण को प्रकाशीय केंद्र से।
देखो ये हो गया A1 B1 AB, और ये पहले प्रकाश की किरण को यहाँ से भेज दूंगा, अब ठीक है। और उसके बाद ये जाएगी अपने फोकस से, यहाँ एक दूसरे को कट किया, ठीक है, यहाँ एक दूसरे को कट किया। चलो देखो, अगर ये अच्छा, ये कौन सा प्रतिबिंब है? A1 B1, ये किसके द्वारा बनाया गया है? अभिदृश्यक के लिए। AB आपके अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर होता है? कितने डिस्टेंस पे इसने इमेज दिया? लेकिन अब नेत्रिका के लिए ये किसका काम करेगा? वस्तु का। और इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना है, तो ऐसा तो तभी होगा जब ये A1 B1 कहाँ बना हो? यफी डैश पर बना हो। यफी डैश का मतलब नेत्रिका के प्रथम फोकस पर, तभी तो उसको अनंत पर ले जाएगा वो, नहीं तो अनंत पर पहुंचा ही नहीं सकता वो बेचारा। अब देखो ध्यान से समझो, A1 B1 इसके लिए यानी नेत्रिका के लिए किसका काम कर रहा है? वस्तु का काम कर रहा है। तो अब जरा देखो, इस वस्तु से पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के, जो कि कहां से गुजरती है? चलो इसको मैं फोकस से गुजार रहा हूं। कहां से गई ये? फोकस से गुजरी, कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण को आप प्रकाशिक केंद्र से भेजो। कहां से भेजो? प्रकाशिक केंद्र से। क्या आपको लग रहा है पीछे कहीं मिल सकती है? समांतर हो गई कि नहीं हो गई? अब ये जाकर के अनंत पर किरणें बनाती है, लेकिन वो तो वास्तविक है ही नहीं, वो तो कल्पना मात्र है। असली रूप में किरणें तो लेंस से बाहर ये वाली जाएंगी। अब इसको जरा देखो, ये ऐसे निकली यहाँ भाई साहब, और ये निकली ऐसे, इनको पीछे बढ़ाओ। तो पीछे बढ़ाने पर क्या ये लग रहा है कि यहाँ एक दूसरे को काट सकती है? इसका मतलब इमेज कहाँ बनना होगा? और आपके नेत्र में जो किरणें प्रवेश करेंगी वो वास्तविकता में ये करेंगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। आई बात समझ में? अब इस परिस्थिति में देखो, ध्यान से समझो, अगर मेरे बच्चे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो उसके लिए ज्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस नेत्रिका के लिए क्या UE है? तो ये यही डिस्टेंस इसका यफी भी तो है। क्या फोकस नहीं उसका है? फोकस भी तो वही है भाई। हाँ? अब ऐसे मामले में ध्यान देंगे आप लोग, केवल और केवल इस कंडीशन में UE का मान यफी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस स्थिति में और कोई बदलाव होगा? तो मेरे बच्चे अतः आवर्धन क्षमता यम बराबर आवर्धन क्षमता के लिए हमने फॉर्मूला यही निकाला था। ध्यान से समझो, आवर्धन क्षमता यम बराबर माइनस VO बटे UO होता था, हो रहा है यहाँ D बटे UE होता था। ध्यान से, तो मेरे बच्चे अब D बटे यफी हो जाएगा, कोई और बदलाव थोड़ी आएगा, बस यही तो डेरिवेट हुआ भाई। ठीक, तो ये अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बनता है तो ये इतना स्टेप खाली बढ़ा देना होता है। ठीक है, और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि खाली इस बात पर फोकस करो कि अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है? नेत्रिका बना रही है। अनंत पर कब ले जाएगी? जब उसके फोकस पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है A1 B1 जो कि अभिदृश्य के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस रखोगे तो चित्र याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चित्र आप ऑटोमेटिक बना सकते हो। बस ये एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार ये चीज गलत कर देता हूँ कि मतलब, क्योंकि वो दो चीजें है ना, अब ये सूक्ष्मदर्शी चल रहा है, इसके बाद दूरदर्शी चलेगा, और दूरदर्शी में ये लेंस उल्टा है, ये लेंस उल्टा है। जहां तुम बड़ा वाला लेंस रख रहे हो उसकी बार वहां छोटा आ जाएगा। यही चीज खाली ध्यान रखना। मुझसे भी बार बार मैं यही भूलता हूँ कि जहाँ अभिदृश्य रखना होता है मैं नेत्रिका रख देता हूँ, जहाँ नेत्रिका रखना होता है अभिदृश्य कर देता हूँ। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा बस, ठीक, कि नेत्रिका और अभिदृश्य कहाँ है, कैसे है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो परिस्थितियां, आपको दोनों परिस्थितियां बोर्ड में डेरिवेट नहीं करनी होती है। सबसे ज्यादा जो पूछता है वो यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में ही पूछता है, या तो खगोलीय के बारे में पूछता है। ठीक है, तो की बार वही पढ़ने जा रहे हैं। यौगिक वाला सबसे ज्यादा पूछता है, ये उसके स्पेशल केसेस हैं, आपको इन सब पर स्टडी करनी तो है ही। अच्छा, इसमें एक चीज और बात करते हैं, थोड़ा सा दोनों परिस्थितियों में, इस पर भी और उस पर भी। सबसे पहले ये फिगर हमारे सामने, तो इसी पर बात कर लेते हैं। देखो, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होती है? सूक्ष्मदर्शी की
मैं इसी परिस्थिति पर बात कर रहा हूँ कि लंबाई। मेरे बच्चे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई सबसे पहली चीज हम नापेंगे कैसे? तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई नापने के लिए आप पहले लेंस से दूसरे लेंस के बीच की दूरी नापेंगे। मेरी बात समझ गए? सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस लगे हैं? 2 लगे हैं, अभिदृश्यक और नेत्रिका। अभिदृश्यक से नेत्रिका की जो दूरी होगी वही तुम्हारी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी। मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस परिस्थिति में क्या आप ध्यान से समझिएगा, V से O का डिस्टेंस, ये VO सॉरी ये VO है, ये FE है कि नहीं है? अगर मैं दोनों जोड़ दूं तो क्या इस लेंस से उस लेंस तक पहुंच नहीं जाऊंगा? तो स्मॉल d इज इक्वल टू मेरे बच्चे VO प्लस FE होता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के समय में किसी भी प्रकार के चिन्ह नियम का पालन नहीं करना है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली परिस्थिति में, इससे पहले वाली यानी इस केस में मैं यही बात कर लेता हूँ। दिख रहा भाई? मैं इसी परिस्थिति पर बात कर रहा हूँ। देखो, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, अब फिगर तो नहीं है पर फिगर आप लोग पीछे अपनी अपनी कॉपी में देख लीजिए। फिगर में ये चीज साफ लिखा होगा। देखो, तब वहां पिछली वाली फिगर में ये FE नहीं होगा, ये डिस्टेंस जो UE के बराबर था वो FE नहीं होगा। अब मेरे बच्चे VO से UE ऐड कर देंगे तो इस परिस्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई D का मान मिल जाएगा। आई बात समझ में? D बराबर VO प्लस UE। ठीक, तो ये दोनों परिस्थितियों में चिन्ह नियम नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसके बाद अगला टॉपिक है खगोलीय दूर। इसी को बोर्ड एक और नाम से पूछता है, अपवर्ती दूरदर्शी। बोर्ड इसी को एक और नाम से पूछता है जिसका नाम है अपवर्ती दूरदर्शी। एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है, पर जैसे जब नाम ना सुने रहो तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दोनों अलग चीजें, पर दोनों अलग चीजें नहीं है। खगोल शब्द का मतलब आप क्या समझते हैं, वही समझना जरूरी है। देखिए, खगोल का मतलब एकदम साफ है। खगोलीय दूरदर्शी दूर की वस्तु स्थित होगा, बहुत दूर स्थित हो कोई वस्तु, और वो हमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, वो हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे आकाशीय पिंड हो। खगोल का शब्द जो है ये वास्तव में वहीं से लिंक करता है, आकाशीय पिंडों से, है ना। तो अगर कोई आकाशीय पिंड है, हमसे बहुत दूरी पर है, वहां स्थित किसी वस्तु का अगर हमें इमेज देखना है तो उसके लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, जिस प्रकाशीय केंद्र का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी। रचना की लगभग सारी बातें वही हैं, लेकिन जो वहाँ अभिदृश्यक था यहाँ नेत्रिका के तौर पे हो जाता है, और जो नेत्रिका था वहाँ अभिदृश्यक के तौर पे हो जाता है, और कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, इसकी रचना एकदम सेम टू सेम है। सबसे पहले इसकी रचना के बारे में ही बात करेंगे हम लोग कि खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती की जो रचना होती है, ये रचना क्या है, कैसे है। देखो, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, और इस नली के एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी का तथा छोटे द्वारा का एक उत्तल लेंस लगा होता है। इसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। ये हमेशा नेत्र के पास रहता है। आई बात समझ में? ठीक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेत्रिका बोलेंगे। इसकी फोकस दूरी कम होती है, इसका जो व्यास होता है, इसका जो डायमीटर होता है, ये कम होता है। उसके बाद दूसरे साइड में जो छोटे फोकस दूरी का, उसका नाम अभिदृश्यक है। देखो उसमें अभिदृश्यक नाम उसका। और ये बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग अभिदृश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिदृश्यक कहते हैं। ठीक, उसकी जो चीज थी यहाँ ठीक उल्टी विपरीत है। जो
सूक्ष्मदर्शी में मैंने बात कहा था, सूक्ष्मदर्शी में वो यहाँ पे अपोजिट है कि नहीं है? वहां देखो तुम्हारा जो नेत्रिका था वो फोकस दूरी बड़ी थी, उसका द्वारक बड़ा था। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ पे अभिदृश्य का फोकस दूरी बड़ा है, इसका व्यास ज्यादा है। आई बात समझ में? यही चीज मैं कह रहा था ना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, ये चीज ध्यान रखो। और इस चीज को ध्यान रखने का एक बढ़िया तरीका ये है कि दूर की वस्तु देखने के लिए आप लोग पुरानी फिल्मों में देखते होंगे। देखो ध्यान से समझना, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वही एक तरीका है जिससे आप इस चीज को परमानेंटली स्थायी तौर पे दिमाग में रख सकते हो। आप लोग को ध्यान होगा कि जो दूर की चीज देखने के लिए पिक्चरों में जो इस्तेमाल किया जाता था वो कुछ ऐसे दिखता था, ऐसे खोलने वाला होता था। तो ये जो आंख के सामने रखते हैं वो छोटा होता कि नहीं होता है? बस इसे सेंस लगा कि जो आंख के सामने रखना, और ये कर प्रयोग हमेशा दूर की वस्तु देखने में करते हैं पुरानी फिल्मों में। भाई बात समझ में? ये तुम्हारा दूरदर्शी है, और दूरदर्शी में जो आंख के सामने रहता है वो तो नेत्रिका है, और छोटा रहता है जो वस्तु की साइड में है वो बड़ा रहता है, अभिदृश्य रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी से समझ। अब ये अगर तुम्हें पता है कि दूरदर्शी में ऐसा होता है, सूक्ष्मदर्शी आ गया, सीधा उल्टा कर देना। आई बात समझ में? तो देखो मेरे बच्चों, तो क्या होता है, खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी में एक छोटी फोकस दूरी का तथा एक कम डायामीटर वाला, कम व्यास का एक उत्तल लेंस होता है जो धातु की एक नली में फिट होता है। इसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेत्रिका कहते हैं। और इसमें एक और बड़ी नली फिट होती है जिसके दूसरे सिरे पर एक अभिदृश्यक लेंस लगा होता है। अभिदृश्यक का मतलब जिसे हम वस्तु की ओर रखें। आई बात समझ में? और इसका जो डायामीटर होता है ये काफी बड़ा होता है, इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। ठीक है, और जहां नेत्रिका का फोकस होता है वही लगा दिया जाता है क्रॉस तार। क्या लगा दिया जाता है? क्रॉस तार। ये जो नलियां होती हैं या जो लेंस होते हैं इनको आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुर दंड चक्र व्यवस्था लगाया जाता है। आई बात समझ में? ठीक इस तरीके से इनकी रचना हो जाती है। रचना करने के बाद हम डायरेक्टली देख तो नहीं पाएंगे जैसे पिछली तरीके से देखा था, तो उसमें हमें समायोजन की जरूरत पड़ती है भाई, कि मैनेज करना पड़ता है देखने के लिए, है ना। तो इसमें भी हम लोग मेरे बच्चों समायोजन सबसे पहले करते हैं। क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। ऐसे नॉर्मली हम देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा, चीजें जब ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं होंगी तो कैसे दिखाई देगा तुमको? पहले फोकस दूरी वगैरह सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? समायोजन करते हैं। समायोजन के लिए नेत्रिका को छोटी नली में आगे पीछे खिसका करके फोकस तार पर, क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। ठीक, देखो तो सबसे पहले काम क्या है भैया कि नेत्रिका को आगे पीछे खिसका करके ऐसा सेट कर लो कि जहां क्रॉस तार लगा हो वो क्रॉस तार तुमको देखने पर एकदम साफ साफ दिखाई पड़ जाए। आई बात समझ में? सबसे पहले तुम नेत्रिका को अरेंज करो। कैसे अरेंज करना है? यहाँ लगा है क्रॉस तार, नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था है। अब इस प्रकार से इसको आगे पीछे खिसका करके सेट कर लो कि जब तुम नेत्रिका से देखो तो तुमको क्या नजर आए? क्रॉस तार। ऑब्जेक्ट तो तुरंत नहीं नजर आएगा, लेकिन क्रॉस तार स्पष्ट जब दिखाई देने लगे तो उसको होल्ड कर दो, छोड़ दो। उसके बाद अभिदृश्य को ऑब्जेक्ट की साइड करो। अभिदृश्य को ऑब्जेक्ट की साइड करने के बाद अभिदृश्यक लेंस को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा इतना आगे पीछे खिसका लो कि जो अनंत पर दूरी पर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बनने लगे। और क्रॉस तार तो तुमको साफ दिखाई दे रहा था, हाँ? क्रॉस तार तुमको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो जब प्रतिबिंब यहाँ बनने लगेगा तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। आई बात समझ में? ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहले हमें समायोजन करना पड़ता है, और समायोजन करने के बाद आता है प्रतिबिंब का बनना। ठीक, चल देखते हैं। इसमें समायोजन वाला अगर हिस्सा स्किप कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि उसको ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ उसको होल्ड कर देना, छोड़ देना। समायोजन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रचना इंपॉर्टेंट है और प्रतिबिंब कैसे बनता है, आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाती है, ये तीन चीजें हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसमें बात करते हैं प्रतिबिंब इसमें बनता कैसे है। प्रतिबिंब का बनना ये हमारा अभिदृश्य का बच्चों क्या है? ये अभिदृश्य है, और ये है मुख्य अक्ष। क्या बच्चे? मुख्य। और यहाँ है हमारा नेत्र। क्या बच्चे? ये। और यहाँ अनंत पर क्या स्थित रहेगा? ऑब्जेक्ट। अनंत पर क्या स्थित रहेगा? ऑब्जेक्ट, वस्तु है।
और इस वस्तु को नाम दे देंगे ए बी। क्या नाम दे देंगे? ए बी। चलो ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। मान लिया ये ऑब्जेक्ट से पहली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। अब ऐसे कैसे क्यों जाएगी सर? एक किरण तो प्रकाशिक केंद्र से जानी है, ये तो तय है। तो पहले प्रकाशिक केंद्र वाली किरण आप भेज दो तो बताऊं मैं। देखो कैसे? नहीं, समांतर अगर एक किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष की जो प्रकाशिक केंद्र है उस भेजे तो यहो तो समांतर हो जाए। इसे जानते हो क्या होता है? अनंत से अगर दो किरणें चल रही हैं, दो किरणें, और बाई द वे यह तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजो, एक प्रकाशिक केंद्र से भेजो, तो अगर एक किरणवा अनंत चले, हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर मान ली जाएगी। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है वैसे चले लगे दोनों किरणवा। आई बात समझ में? तो इस वजह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस वजह से ये जो प्रकाशिक केंद्र से किरण भेजी गई उसके समांतर दूसरी वाली किरण को भेजा जाता है। तो भैया ये पहली प्रकाश की किरण गई प्रकाशिक केंद्र से, दूसरी प्रकाशिक किरण इसके पैरेलल चल रही है। क्यों पैरेलल चल रही है? क्योंकि दोनों किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से आ रही है। अनंत से आ रही है ना। अब इनका अपवर्तन होता है तो अच्छा, वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। केकरे फोकस पर बनेगा? नेत्रिका के विदृश्यक के, अविदृश्यक के, अविदृश्यक ना प्रतिबिंब बनाना पहले। ये ऑब्जेक्ट है भैया, ऑब्जेक्टिव लेंस है। आएगा समझ में? तो ये बनाएगा प्रतिबिंब को। ढंग से मिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंस बड़ा है। चलो देखो, ये इमेज बन गया हमारा A1 B1, और ये ध्यान से समझो A1 B1 का, अच्छा ये डिस्टेंस कितना भैया? UO है, ठीक है। एंड ये डिस्टेंस समझना मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस आपका VO भी है। FO नहीं होगा? होगा। और अब ये किसका काम करेगा? A1 B1 वस्तु का, किसके लिए? नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका उसका क्या करेगी? प्रतिबिंब बनाएगी। चलो ध्यान दो, यहाँ पे यहां बनाती है ये एक प्रतिबिंब। कैसे बनाती है? देखो A1 B1 ही तो नेत्रिका के लिए वस्तु है। तो अब A1 B1 से किरणें चलनी चाहिए नेत्रिका में। चलो, तो पहली प्रकाश की किरण देखो मुख्य अक्ष के समांतर नेत्रिका में जा रही है कि नहीं जा रही है? अपवर्तन के बाद वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। चलो उसको मैं फोकस से भेज रहा हूँ, मैं पीछे भी बढ़ाते हुए चल रहा हूँ ताकि मेरा फिगर ठीक बने, है ना। देखो ये फोकस से गई कि नहीं गई? दूसरी प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेजना है। देखो प्रकाशिक केंद्र से भेज दिया कि नहीं भेजा? दोनों किरणें पीछे जाकर के क्या इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, और वही आपका इमेज बन जाता है। लेकिन क्या वो किरणें वास्तविक में जाएंगी, रियल रूप में जाएंगी? वहां तो कोई किरण है ही नहीं भाई। जो असली रूप में किरण है वो तो ये वाली है। इसका मतलब अंदर से यही निकलेगी। अब ये किरणें जो है, इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ, फिगर गड़बड़ बन जाएगा ना मेरा। चलो ऐसे, वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए अब, लेकिन करना पड़ रहा है मजबूरी। तो मेरे बच्चे बाहर निकलते समय लेंस से ये ऐसे निकल रही है अपवर्तन के बाद, और वो वाली किरण ऐसे बाहर जा रही है। और दोनों किरणों को जब मैंने पीछे बढ़ाया तो ये कहाँ से मिलती हुई निकल रही है? ये लग रहा है इस बिंदु से निकल रही है ना, और तुम्हारा आंखें यही तो है। आई बात समझ में? तो तुमको हाई वाला ऑब्जेक्टवा का प्रतिबिंब यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। आई बात समझ में? ठीक। और यहाँ बन जाता है A2 B2। कोई दिक्कत? इस तरीके से आपके प्रतिबिंब का खगोलीय दूरदर्शी में निर्माण होता है, उसकी रचना। कोई दिक्कत? अब चलो आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? चलिए देखिए। अच्छा यार डिस्टेंस पहले सब देख लो। देखो ध्यान से समझना मेरे बच्चे, A1 से E की दूरी
किससे लिखा जाएगा? UE से, क्योंकि वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ से A2 B2 से ये डिस्टेंस किससे लिखा जाएगी? D। कहाँ बनाता है वो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाता है। आई बात समझ में? चलो अब ध्यान से समझो इसको बच्चों। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता यम, आवर्धन क्षमता को यम से क्या, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन। ध्यान से चलो, अंतिम प्रतिबिंब कौन है यहाँ पे? A2 B2। आपका नेत्रिका यही है ना जी? यहाँ कोण मान लेते हैं, अरे यही तो कोण बनाएगा जी। यहाँ कोण मान लेते हैं बीटा बन गया अंतिम प्रतिबिंब द्वारा। अब इस कोण बीटा को हम कहाँ मान सकते हैं? आंख पे। क्यों आंख पे मान लेंगे? क्योंकि ये नेत्रिका आंख के एकदम करीब होती है। आई बात समझ में? तो लगभग जितना बड़ा कोण ये नेत्रिका पर बना रहा है उतना बड़ा कोणवा तनी भरी मामूली से कम बनी, बहुत मामूली सा छोटा बनेगा, लेकिन लगभग कोण का मान उतना रहेगा। तो हम उसको लगभग मान सकते हैं कि हमारी कहाँ बना हुआ भैया? नेत्र पर बना। तो दर्शन कोण बीटा मान लिया बटे उसके बाद वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। ध्यान से, यही फॉर्मूला होता है। वस्तु यहाँ है। अच्छा, वस्तु नेत्रिका से या नेत्र से या अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर है? अनंत। ये डॉटेड का मतलब अनंत है भाई, अनंत डिस्टेंस पे ना। तो अनंत डिस्टेंस पे रखी हुई किसी वस्तु की तुलना में, ध्यान से मेरी बात को समझना, अनंत डिस्टेंस पर रखी हुई किसी वस्तु की तुलना में जो ये डिस्टेंस है, क्या उसकी तुलना में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा? कैसे होगा यार? अब यहाँ से तुम चंद्रमा देख रहे हो, यहाँ से तुम किसको देख रहे हो? चंद्रमा देख रहे हो। तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी में तो बाय द वे मेरे जितना बड़ा लगा लिए हो, ये क्या नाम है, खगोलीय दूरदर्शी, तो उस लंबाई की तुलना में मेरी लंबाई नेगलेक्ट है कि नहीं है? तो मेरे बच्चे, वस्तु द्वारा नेत्रिका ये अभिदृश्यक पर बना दर्शन कोण मान लिया अल्फा है। तो इस अल्फा को हम लोग कहाँ मान सकते हैं? क्यों मान सकते हैं? क्योंकि हई दूरियां अनंत हो, तो अनंत के सामने ये दूरियां बहुत मैटर। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मान लिया अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? चलो ध्यान से समझिए। यम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा फॉर्मूला? बीटा बटे अल्फा। अब मुझे क्या करना है? अल्फा और बीटा का मान निकालना है। चलो मैं सबसे पहले बीटा पर काम करूंगा। मुझे बीटा के लिए यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखो ध्यान समझो, ये है E, ये है B1, ये है A1, ये एंगल है बीटा, है कि नहीं है? tan मान पकड़ लूं क्योंकि मुझे कर्ण में लेकर के फंसना नहीं है, ठीक है? और क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे छोटे बनेंगे, वस्तु कहीं बहुत दूर है ना, तो दर्शन कोण बड़ा बनेगा छोट बनेगा? बहुत छोट बनेगा। तो भैया यहाँ पे बीटा बराबर tan बीटा और बराबर अभिलंब बटे आधार। अभिलंब कितना हो गया? A1 बटे आधार कितना? EA1 हो जाएगा। वही आधार होगा, ये कर्ण है, हो जाएगा tan अल्फा। अच्छा ये अल्फा है तो ये तो अल्फा होगा, अल्फा ही होगा ना जी? ठीक, चलो ठीक, चलो अल्फा यहाँ से मान निकाल लेते हैं। अल्फा बराबर tan अल्फा। तो मेरे बच्चे यही तो वस्तु है, तो अभिलंब वही तो होगा। ये एंगल अगर समकोण बनाओगे तो ये अभिलंब होगा इस कोण के लिए, तो ये हो जाएगा AB बटे कितने डिस्टेंस पे है? हाँ AO लिख दो, अभी बाद में लिख देंगे A से O, कोई दिक्कत? अल्फा बीटा का मान मिल गया, रखो यहाँ पे। M इज इक्वल टू बीटा का मान कितना है वहाँ पे? A1 B1 बटे EA1 है कि नहीं है? टोटल के बटे AB बटे AO हो जाएगा। ये यहाँ गुणा करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? A1 B1 गुणे AO बटे AB गुणे, थोड़ा सा A1 B1 के बारे में चर्चा करो। A1 B1 क्या क्या है? A1 B1 वस्तु भी है, प्रतिबिंब भी है, लेकिन वस्तु किसके लिए है? हाई स्कूल। A1 B1 क्या है? ये नेत्रिका के लिए है ऑब्जेक्ट,
अब दृश्य के लिए है वो इमेज है, यानी मैं केवल ऑब्जेक्ट को लेकर के बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस को लेकर के, यानी इसको लेकर के बात कर रहा हूँ। इस लेंस के लिए A1 B1 प्रतिबिंब है कि नहीं है? AB क्या है? तो क्या प्रतिबिंब की लंबाई बटी वस्तु की लंबाई बराबर रेखीय आवर्धन नहीं होता है? और रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की हाइट कितनी हो गई? A1 B1, वस्तु की हाइट कितनी हो गई? AB बराबर ध्यान देना, आपको लेंस के मामले में आवर्धन के लिए मैंने बताया था m = v बटे u, पढ़ा रखा कि नहीं पढ़ा? और इसके बराबर I बटे O बताया है। तो क्या मेरे बच्चे I की जगह पे A1 B1 है? क्या आपको O की जगह AB दिखाई दे रहा है? तो क्या I की जगह पे I बटे O की जगह पे इसको पुट नहीं कर सकते, क्योंकि बराबर ही तो होता है भैया। तो चलो देखो ध्यान से समझो, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसी के लिए, इसके लिए A1 B1 की दूरी कितनी है? BO या FO दोनों में से कोई ले सकते हो। क्या लिया तुम्हारी कॉपी में? BO बटे AB का डिस्टेंस UO, VO पॉजिटिव रहेगा, UO कैसा रहेगा? कोई दिक्कत? फाइनली ये माइनस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलो चिन्ह सहित मान रखो, चिन्ह सहित मान रखने पर चलो चिन्ह सहित मान रखो, यम बराबर इसकी जगह पर माइनस VO बटे, कोई दिक्कत? इनटू देखो A से O को देखो, A से O UO है बटे U बटे, ठीक। और E से A1 देख लो, UE है, प्लस में कि माइनस में? ये माइनस में हो गया, UO से UO, माइनस से माइनस, तो VO बटे UE। ये आ गया आवर्धन क्षमता, आ गया आवर्धन क्षमता। ये हर एक परिस्थिति पर है, आवर्धन क्षमता ये वाली हर एक परिस्थिति पर है। लेकिन मेरे बच्चे इसमें भी जैसे मैंने बताया आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी में के दो कंडीशन होते हैं, यहाँ भी दो कंडीशन होते हैं। आइए उन कंडीशन पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, तो ऊपर दोनों रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, वो कंडीशन सही है, ठीक है। अगर आप हाँ यहाँ पे रखना चाहते हो तो रखो। तो जब अगर आप यहाँ FO रख दोगे तो ऐसे परिस्थिति में देखो किसकी जगह पे आपको FO रखना है? VO की जगह, तो ऊपर FO आ जाएगा बस। हाँ वो सही है, कोई गलत नहीं उसमें, कोई माई का पैदा नहीं, गलत कर लीजिए। एक बच्चा लेके गया था, कौन लेके गया? अभी इनका किसको दे रहा है? 10th में कोई दिक्कत है? ये माइनस में आया है, माइनस 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 VO बटे U माइनस में सही है, और FO AO A से O UO माइनस में, सही ये गड़बड़, UO यहाँ माइनस में रहेगा भैया, ठीक। देखो UO माइनस में नहीं रहेगा, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बच जाएगा। चलिए अब जैसे उसमें दो कंडीशन होता है, यहाँ भी दो कंडीशन है, ठीक है। चलिए उन कंडीशन पर बात करेंगे हम लोग। देखिए पहला कंडीशन यही है कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और देखो ये जो फिगर है ये उसी का है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 है, उसको नेत्र से मैंने D डिस्टेंस पर दिखा रखा है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर दिखा रखा है। आई बात समझ में? चलो अब देखो इसमें दो स्थितियां संभव है। मुख्य स्थिति, पहली स्थिति देखो, मुख्य स्थिति में पहली स्थिति देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब सचिन स्टोरेज है ना, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना, हम तब बात करेंगे। बस यहाँ ध्यान लगाना है कि अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा? नेत्रिका बनाएगी। नेत्रिका बनाएगी, तो सारी चीजें नेत्रिका के टर्म में, तो नेत्रिका की फोकस दूरी निकालो पहले। चलो देखो ध्यान से, चलो देखो, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, हम तब के लिए बात कर रहे हैं। तो भाई इसकी फोकस दूरी किससे लिखी जाएगी? 1/f इज इक्वल टू 1/, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है कि नहीं होता? अब मेरे बच्चे v के लिए बात कर दो, तो v मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? नेत्रिका। अंतिम प्रतिबिंब या नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब a1 b1 है कि a2 b2 है? a2 b2 है। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब a2 b2 है, तो भैया v की जगह क्या लिखा जाएगा? प्लस की माइनस? तो ये माइनस d हो जाएगा, माइनस होता है लगा दिया। u की जगह पे क्या रहेगा? ue। प्लस की माइनस? माइनस माइनस कोई दिक्कत? ue। चलो ध्यान देना है, आपको यहाँ दिख रहा है मेरे बच्चे 1/ue दिख रहा है, वहां से मैं 1/ue का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, किसका मान निकाल रहा हूँ? 1/ue का। चलो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ पक्षांतर कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं कुछ किया भाई, ऐसे किया, तो ये हो जाएगा 1/ue। चलो ठीक है, अब वो ये वाला मान उठा करके आते हैं। अतः दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यम इज इक्वल टू क्या निकाला था? ये निकाला था ना? चलो माइनस वीओ बटे यूई था ना? ध्यान समझो, क्या इसी टर्म को मैं ऐसे लिखूं तो गलत है? ऐसे लिखूं तो गलत है? बात तो वही है ना। एंड 1/ue का मान तुम्हारे पास ये है कि नहीं है? यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे। यम बराबर देखो, माइनस वीओ, नीचे से यफी कॉमन कर लो, 1/fe कॉमन कर लो, तो बटे यफी, 1/fe गया तो प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा यफी बटे डी। ये हो जाएगा फॉर्मूला। या मेरे बच्चे वीओ की जगह क्या ले सकते हो? यफो, या यही फॉर्मूला आ सकता है यम बराबर माइनस यफो बटे यफी इंटू 1 प्लस यफी डी। आई बात समझ में? ठीक है, दो फॉर्मूला हो रहा है कि नहीं है? तो चाहे वीओ चाहे यफी यफो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाता है जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तब के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है, और ये किसके लिए? प्रत्येक कंडीशन के लिए है। ठीक, ये स्पेशल केस किसके लिए है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना मेरे बच्चे, इस परिस्थिति में सूक्ष्म दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है आप देख लेते हैं। दूरदर्शी की लंबाई d बराबर पहले लेंस से दूसरे लेंस के बीच की दूरी ही सूक्ष्मदर्शी की या दूरदर्शी की लंबाई होती है। चलो ध्यान दो, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस कितना है? यफो, एंड ये डिस्टेंस कितना है? यूई। अगर मैं वीओ को या यफो को यूई में जोड़ दूं तो क्या पहले लेंस से दूसरे लेंस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो मेरे बच्चे की दूरी हो जाएगी यफो प्लस यूई, या इसकी जगह पे वीओ भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है देखो,
अब की बार अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंतता लिखे या अनंत लिखे, उसके दो अलग मीन नहीं होते, एक मीन होता है। ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा, ये चीज समझ में आ रहा है, अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? नेत्रिका बनाती है। और वस्तु अभिदृश्य के सामने कहाँ रखा है? अनंत पर। इसका मतलब ये चीज पूरी तरीके से निश्चित है कि अनंत पर रखी वस्तु का अभिदृश्य जब प्रतिबिंब बनाएगा तो वो अपने फोकस में बनाए, चाहे जौन भी जाए, है? और ये जो बना है फोकस पर A1 B1 बना है, और यही बनाएगी नेत्रिका का अंतिम प्रतिबिंब। नेत्रिका द्वारा A1 B1 ही तो अंतिम प्रतिबिंब बनती है। और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बननी चाहिए? अब बुद्धि लगा लो कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा? जब A1 B1 नेत्रिका के भी फोकस पर बन जाए। आई बात समझ में? यानी अब की बार जो A1 B1 है ये दोनों के फोकस पर आना चाहिए, अभिदृश्य के भी फोकस पर पढ़ना चाहिए और नेत्रिका के भी फोकस पर पढ़ना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें याद रखेंगे तो इसका ना तो फिगर बनाने में दिक्कत होगा, ना तो डेरिवेशन करने में दिक्कत होगा। आइए देखते हैं। देखो ये है अनंत, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट AB, और ये पहली प्रकाश की किरण मुख्य, ये क्या नाम है, प्रकाशित, तो दूसरी इसके पैरेलल भेज दिया। ठीक है, तो ये अपने फोकस से, ये सॉरी फोकस से नहीं जाएगा, अपने फोकस पर इमेज बनाएगा। तो यहाँ बन गया A1 B1, लेकिन ये बिंदु इसका क्या है? F4 है कि नहीं? और मेरे बच्चे, अरे ये है नेत्रिका, क्या है? नेत्रिका। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को। अगर मेरे बच्चे ये A1 B1 नेत्रिका के भी फोकस पर बना है, यानी यफी डैश डैश पर बना है, तब तो नेत्रिका इस A1 B1 को अनंत पर पहुंचा पाएगा? नहीं तो अनंत पर कैसे ले जाएगा? अनंत पर ले जा पाएगा क्या वो? बाबू A1 B1 नेत्रिका के लिए क्या है? वस्तु। तो नेत्रिका उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगी, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए इस वस्तु AB से A1 B1 से नेत्रिका पर किरणें जानी चाहिए। चलो भेज देते हैं। पहली किरण गई मुख्य अक्ष के, कहां से जाती है? फोकस से। थोड़ी देर बाद भेज देते हैं, पहले यहां से भेज दे रहा हूं। दूसरी किरण कहां से गई? प्रकाशित केंद्र से। ये सीधी कहां चली जाएगी? ऐसे सीधे निकल जाएगी। और दूसरी कहां से गई थी? ये मुख्य फोकस गई। क्या किरणें ये वास्तव में है? जो लेंस से बाहर निकल रहा है वो तो वास्तविक रूप में ये किरणें है ना। ये किरणें जब लेंस से निकलने लगती है तो ऐसी परिस्थिति में निकलती हैं कि जैसे लगता है ये कहां से आ रही है, मतलब कहां जाकर के मिलेगी? अनंत पर। और प्रतिबिंब खूब बड़ा सा बन जाता है, कहां बनता है? अनंत पर। अब इस परिस्थिति में ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत है नहीं, ये तो तुम्हारा शांति से UO है, ये भी शांति से VO या FO है। बस थोड़ा सा ध्यान देना था, जो यफी है वही यहाँ पे बात क्लियर? ठीक है। अब देखो, अतः आवर्धन क्षमता, अतः आवर्धन क्षमता यम बराबर, देखो हमने पीछे क्या निकाल रखा है? यम बराबर माइनस FO बटे UE, ये तो निकाल रखा है पीछे। पीछे की मैं बात कर रहा हूँ यार। जब डेरिवेशन करके, पहला डेरिवेशन करके फॉर्मूला आया तो वही आया है। और अब इस परिस्थिति में देखो, माइनस FO, UE की जगह पे क्या मेरे बच्चे? रख सकते हो, प्लस की माइनस, प्लस माइनस है। कैपिटल लिख के
तो ये आ जाएगा। बुक से मैच करो, शायद पॉजिटिव आएगा। बुक से मैच करो, बुक से मैच कर, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और पीछे जो फॉर्मूला है सब सही है, पीछे जो भी फॉर्मूला डेरिवेट किया सब सही है। अच्छा सॉरी, जब इस फॉर्मूले को हम प्राप्त कर लेते तो इसमें फिर चिन्ह नियम नहीं लगाते ना, रूल तो ये है। तो फिर इसका डिस्टेंस रखते समय चिन्ह नियम नहीं लगाते। यहाँ इसमें जब कोई डाटा रखोगे तो चिन्ह नियम नहीं लगाओगे। जैसे वहां जब हमने 1/UE निकाला था तो क्या UE का मान मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव रखा था क्या? जो मान आया था वो रखा था ना। तो यहाँ पे भी जो मान आता है वो रखा जाता है। सॉरी, तो यहाँ मेरे बच्चे अब की इस परिस्थिति में UE की जगह क्या रखेंगे? FE रखेंगे, बिना चिन्ह नियम लगाए। ये तो मान रख रहे हो भाई कि उसकी जगह पे ये रख रहे हो, तो चिन्ह नियम नहीं लगाना होता ऐसी परिस्थिति में। तो यहाँ आ जाएगा UE की जगह पे FE, तो आवर्धन क्षमता M बराबर -F/FE। तो ये इस परिस्थिति में हो जाएगा। और इस परिस्थिति में अगर मैं D के बारे में बात करूं, यानी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के बारे में बात करूं, दूरदर्शी की लंबाई के बारे में बात करूं, तो FO प्लस चिन्ह नियम लगाना है यहाँ पे, ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी।